बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, अब कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। पंजाब में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों पर बात करते हैं। पंजाब हुकूमत तो काफ़ी तैयार नजर आती है, अपोजिशन किस हद तक तैयार है, और पंजाब हुकूमत अगर तैयार है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजमूई तौर पर जो तशख़्ख़ुस बढ़ रहा था या कम हो रहा था, उसमें क्या हकीकत है और उस हवाले से आगे क्या तैयारियां कर रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमजद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों हजरात का मैं बेहद मशकूर हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। क्या समझते हैं पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन मार्का आपके नाम होगा, पीटीआई के नाम होगा, या फिर पीडीएम मजमूई तौर पे पीटीआई का मुकाबला करने के लिए रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ अपने अफसोस का इजहार जो आज दहशतगर्दी का वाक़या लाहौर में हुआ है उसके ऊपर करना चाह रहा था, और मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आज की हुकूमत होश के नाखून लेगी और हमारे जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं उनको छोड़कर इस मौके के ऊपर राइज करेगी टू द मोमेंट और कौम को समेट के इन चैलेंजेस का सामना करेगी। अब जो आपका सवाल कि बल्दियाती इलेक्शन किसके नाम होगा, मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय हमें जो चीज़ जांचने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इस आज की हुकूमत है उसकी कारकर्दगी पिछले 3-3.5 साल में ऐसी रही है कि इनके जो नुमाइंदगान हैं, इनके जो मेंबरान हैं, आज अपने हलकों में जाने से घबराते हैं। आपने देखा लाहौर का जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उम्मीदवार था एक टेक्निकल पॉइंट के पीछे चोर दरवाजे से वो इस जो इलेक्शन से बाहर निकल गया था। तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। उसके बाद जो पीछे जो सारे के सारे ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं वो हुकूमतें वक्त हार चुकी है। फिर इनकी जो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी केपी के, उसके अंदर आपने देखा जो पहला फेज हुआ उसके अंदर किस बुरी शिकस्त का सामना इनको हुआ। उसके बाद जो छावनियों के इलेक्शन पहले हुए, तो मेरे ख्याल से जो कारकर्दगी है और लोग जब उसका मुआवजा करते हैं पुराने पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कमांड के अंदर शहबाज शरीफ साहब की खिदमत के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, तो मेरे ख्याल से मुआवजा बड़ा आसान हो जाता है और एक भरपूर रिस्पॉन्स अवाम का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हक के अंदर शेर के। अली परवेज मलिक साहब, अभी आपने जिक्र कर दिया केपीके के इलेक्शन का। अब केपीके के इलेक्शन का आपने जिक्र किया तो वहां भी 3 साल हुकूमत में हो गए थे, लेकिन आपकी जमात जो है वहां पर बहुत बुरी तरह वहां पे उसकी जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं बल्कि बहुत ही बुरी है, हुकूमत से भी बुरी है। आपकी वजह क्या हुई? आपकी जमात की केपीके में ये पोजीशन होने की वजह क्यों हुई? राना साहब, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि हमारी पार्टी जिस हद तक पंजाब के अंदर मकबूल है उस किस्म की आपको रिस्पांस केपीके के अंदर नजर नहीं आई। बिल्कुल यहां तक मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा 2018 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुआ था और इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का क्या वोट बैंक था, काइंडली उसका मुआवजना आज के बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो हमारा वोट बैंक जो आया है वहां पे जो 3-4 साल के बाद है उसमें देखें कि बढ़ाव आया है कि कमी आई है। अगर आप ये एनालिसिस करेंगे तो आपको यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये भी जहन में रखिएगा ये हमारी स्ट्रांग होल्ड नहीं थी। हमारा जो फेज 2 के अंदर अब जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आगे केपीके में इलेक्शन होने जा रहा है वहां पे हमारी नुमाइंदगी कहीं ज्यादा मजबूत थी बनिस्बत इन डिस्ट्रिक्ट्स के, पर उसके बावजूद हमारा वोट बैंक बढ़ा है। पहले हमने जो जनरल इलेक्शन के अंदर शायद यहां से 1 आधी सीट जीती थी, इस बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हमारे पास शायद 3 सीटें आई हैं। तो ओवरऑल अगर ट्रेजेक्टरी देखें तो वो सही ये मकबूलियत बढ़ती हुई आपको नजर आती है और हम आइंदा और कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और वही रिजल्ट अचीव करने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कामयाबी की शक्ल में नजर आए हैं। सही। अमजद अली खान साहब, आप क्या राय रखते हैं? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नेंस है वो बेहतरीन है? आप सही मुआशी इशारे अवाम तक भी पहुंचा रहे हैं और उसी समत की तरफ गामजन है? क्योंकि 3.5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका, आपने अपोजिशन को पॉइंट आउट किया हुआ था। आज भी अगर पार्टी तर्जुमानों के इजलास की कहानी सुने तो यही पता चलता है कि मुआशी इशारे बेहतरी की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि किसको माफिया करार दिया जाना है और किसका जो बयानिया है वो अवाम के अंदर रद्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी, मैं समझता हूँ कि मईशत समझने वाले लोग जो हैं वो भी, और पाकिस्तान से बाहर जितने भी इकोनॉमिस्ट के हमारे जरीदे हैं वो और इदारे हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले कई दहाइयों से वो समझ के बाद जो है वो एक ट्रैक पे आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ग्रोथ रेट जो है वो जिस तेज़ी के साथ जंप करके ऊपर आया है, और फिर हमारी आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो जिस तरीके के साथ बूम की है, फिर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत आगे गई हैं, फिर हमारा जो डेवलपमेंट पैकेज है जिस तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमतों की निस्बत से आज जो है हम बहुत बेहतर चले गए। हालांकि हमने कोरोना जैसी मुसीबत जो है वो हमारे सर पे आई, बल्कि पूरी दुनिया में आई, लेकिन उसके बावजूद हमने ग्रोथ रेट बेहतर किया, दुनिया में मईशतें सुकड़ी हैं। तो ये हमारी कामयाबी की दलील है। बाकी मुश्किलात आई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो अगले कुछ अरसे में जैसे जैसे डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बेहतर होगी, तो हमारी जो कीमतें जैसे जैसे नीचे भी आ रही हैं, फिर दोबारा एक दफ़ा फिर कोरोना जो है वो मैं समझता हूँ उसका रेशो बढ़ रहा है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो करम करेगा और हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे, इससे भी ज़्यादा परफॉर्म। अमजद अली खान साहब, हालांकि ये मईशतें 100 साल के बाद जो है जी। अमजद अली खान साहब, KPK का पहला मरहला जब आप हारे उस तरह आपको नहीं मिली, वहाँ पे आपने पंजाब से ज़्यादा काम किए थे, वहाँ पे आपका दूसरा टेन्योर है। अब वहाँ पर दूसरा मरहला भी आ रहा है, पंजाब के पहले मरहले से पहले वहाँ पे दूसरा मरहला भी आ रहा है। तो आप पंजाब में आपका ऐलान करना, उसके बाद दूसरा मरहला वहाँ पे होना, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि आप इलेक्शन जीत सकेंगे? अजीम भाई, पहली तो बात यह है कि KPK के अंदर जो हम लोकल बॉडीज इलेक्शन हारे हैं वो हम मतलब किसी ने हराया नहीं है, हम खुद हारे हैं अपनी गलतियों से, मिसमैनेजमेंट से, आपस की लड़ाइयों से, आपस की टांगे खींचने से, अपने हमारे जो PTI के लोग हैं एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स थे, फिर हमारे दुरुस्त फैसले नहीं हुए। हमें वो खान साहब का एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा साहिब मशवरा है PTI के लिए कि PTI को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि PTI को कभी कभी खुद PTI हरा देती है। तो ये बुनियादी हमारा जो नुक्ता है, खान साहब ने हमें डे 1 से कहा है, अगर इस पे हम अमल कर लें तमाम, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सोच है, और वो सोच क्या है कि पाकिस्तान में चेंज लानी है, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना है और पाकिस्तान को वो मकाम देना है जिसकी बुनियाद रखी गई थी। तो बेसिक हमारा ये है, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अंदर बिल्कुल जिस तरीके के साथ हम वहाँ पे निज़ाम ला रहे हैं, असल बात यह है कि वो निज़ाम जो शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया, तो लोगों को डोर स्टेप पे एक तो उनके इख्तियारात मिलेंगे और उनके मसाइल उनके अपने गली महल्ले के जो लीडर्स हैं, जिससे एक मैं समझता हूँ ग्रास रूट पे जो नर्सरी पैदा होगी, ये सबसे बड़ी बात होगी। ये पाकिस्तान की तारीख में जो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इनकलाब लाएगी कि लोगों को असल नुमाइंदगी भी मिलेगी, और उसको वो ये सवाल भी बनता है कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली करने को इतना वक्त क्यों लग गया। मैं आपकी तरफ अमजद अली खान साहब वापस आता हूं। मलिक साहब, अगर देखा जाए हमाद अजहर साहब की आज की गुफ्तगू, वो कहते हैं हमारे गर्दिशी कर्जे में नुमाया कमी वाक़ हुई है, जो आलमी इदारे हैं वो पाकिस्तान की मईशत को सराह रहे हैं, उन्होंने फहरिस्त में मुआशी शरह नमू को दूसरी सतह पर रखा है पाकिस्तान को। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 5 सालों में नहीं कर पाई, हमने 3 सालों में कर दिया। तो फिर आपको हुकूमत से इख्तलाफ किस बात का है? देखें यासिर, अभी आपसे पहले राना अजीम साहब ने बड़ी मुनासिब बात की कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को भांपने का जो हतमी फैसला है वो उस मुल्क की आवाम करती है। और मैंने जो आपसे पहले बात की थी वो ये थी कि जो 12-13 जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर इनकी कारकर्दगी देख लें। वो जो कराची के अंदर जो इलेक्शन हुआ, जो इनकी अपनी जीती हुई सीट थी, वहां पे इनका जो उम्मीदवार था वो पोलिंग स्टेशन नहीं विजिट कर सका था। इनके लिए इतनी नफरत अवाम के अंदर आज मौजूद है। और मुझे तो इनकी बातें सुन के हंसी आती है। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत को हमने ट्रैक पे डाल दी है।
IMF के दर पे बैठे हुए हैं, IMF के साथ अगला प्रोग्राम निगोशिएट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मईशत टेक ऑफ कर रही है। उसके बाद कहते हैं कि जी हमारी जो बैनुल-अक़वामी जरीदे हैं वो हमारी ग्रोथ की कहानी के बारे में बड़ा कुछ लिख रहे हैं। तो गुजारिश ये है, जो आज इन्होंने अपना ग्रोथ रेट रिवाइज किया, क्या हम भूल गए? उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि उसके ऊपर जो आप जानते हैं इकोनॉमिस्ट जिसको लो बेस इफेक्ट कहते हैं, कि उससे एक साल पहले कोरोना की वजह से आपकी मईशत सुकड़ी थी। तो जब आपकी मईशत सुकड़ी थी तो जिस नंबर के साथ ये इस साल की कारकर्दगी को भांप रहे हैं वो एक स्मॉलर नंबर था, इसलिए परसेंटेज में ग्रोथ नजर आ रही है। आपको ये साल जब इख्तिताम पे जाएगा इनकी कारकर्दगी खुद समझ आ जाएगी कि जो ये 6-6, 7-7% के दावे करते हैं उसके अगेंस्ट अगर ये 3-4% की भी ग्रोथ दिखा दें तो मेरे ख्याल से बड़ी इनकी बड़ी बात होगी। अब आ जाएं जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब मुझे बताएं कोई इनके बारे में ऐसी चीजों का क्या करे कि अगर ये आधा सच बोलें और पूरी बात ना बताएं। 15 बिलियन डॉलर की जो 6 महीने की एक्सपोर्ट हुई है, बिल्कुल ठीक कहते हैं 20-25% ज्यादा है, पर क्या इनको यह नहीं बताना चाहिए कि जो इस 6 महीने के अंदर इनकी इंपोर्ट है वो 40 बिलियन डॉलर की हुई है और पूरे साल के अंदर ये 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इंपोर्ट का नंबर होगा। इसीलिए 6 महीने के अंदर जो तजारती खसारा है वो 25 बिलियन डॉलर का है, जो कभी किसी आपकी और किसी 6 महीने की पीरियड में नहीं हुआ था। और यही वो वजह है कि आपका जो रुपया है वो भी दबाव के अंदर है, गिरावट का शिकार है और आपकी महंगाई आसमानों को छू रही है। जो बैनुल अक़वामी जरीदे लंदन इकोनॉमिस्ट में कहते हैं कि आप तीसरा सबसे महंगा मुल्क इमरान खान साहब की कमांड के अंदर बन गए हैं। तो काइंडली पूरा सच बोलें, क्योंकि अगर हम सारी बात को सच करके ओन नहीं करेंगे तो हम इस्लाह के रास्ते पे किस तरह चलेंगे। और यही वो वजह है कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को इस मुश्किल दौराहे पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो इतनी सी गुजारिश, पूरा सच बोले, आधा सच जो है वो झूठ से भी खतरनाक होता है, तो पूरा सच अवाम तक पहुंचना चाहिए। पूरे सच का जवाब लेंगे अमजद अली खान साहब से। जो मैंने आपके साथ जी आपसे जो सारे मैंने नंबर्स की बात की है, आप उसमें से कोई एक नंबर अगर मैंने गलत कहा हो, बात करूंगा जब इन्होंने कहा। मैं अमजद अली खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपका मौक़िफ़ डिटेल से जानेंगे कि जो बातें की गई हैं अली परवेज मलिक साहब की जानिब से, आपके पास उसका जवाब क्या है। लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात को यहीं से करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन बात का आगाज वहीं से करेंगे कि हुकूमत एक्सपोर्ट बढ़ने के दावे तो करती है, लेकिन इंपोर्ट बढ़ने के जो एदादो शुमार हैं वो आवाम तक नहीं पहुंचाए जाते। अली परवेज मलिक साहब की जानिब से जिस तरह कहा गया कि 40 बिलियन की इंपोर्ट जो 6 माह के अंदर इनकी हुई, ये मौजूदा साल के अंदर उसे 80 बिलियन तक ले जाएंगे। और ये आज तक की तारीख के अंदर पाकिस्तान में नहीं देखा गया कि इतनी ज्यादा तादाद में इंपोर्ट हुई हो। तो इससे जो फर्क पैदा होगा तलब और रसद का, और पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर बाहर जाएगा इतनी बड़ी तादाद में, तो उसका इंपैक्ट हमारी मईशत पे क्या पड़ेगा। अमजद अली खान साहब की तरफ बढ़ते हैं। अमजद अली खान साहब, क्या मौक़िफ़ रखते हैं आप अपोजिशन के इस बयानिए का कि आपके जो फिगर्स हैं आप उसमें से जो खुशाइंद होते हैं वो अवाम तक पहुंचा देते हैं, जो अलार्मिंग होते हैं उसे छुपा लेते हैं? यासिर, पहले तो मेरा भाई जो है वो चूंकि आधा सच और आधा मैं समझता हूँ उनको भी सच बोल ही देना चाहिए कि जब 2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो वो कितना हमें रिजर्व दे के गए थे, हमारे कितने हमारे पास ज़र मुबादला था, कितनी मईशत थी और कितने डाउनफॉल में थी, कितना सर्कुलर डेट था, कितना सर्कुलर डेफिसिट था। तो ये भी साथ तो बता देने कि हमारी जो मईशत थी वो मेरे ख्याल में आलमोस्ट जो है दिवालिया हो चुकी थी और हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम वो इस मुल्क से दवाई के बहाने भाग चुके थे। तो ये भी बता दें, तो इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरवाइव किया, अपना करंट जो डेफिसिट था उसको कम किया, सर्कुलर डेट जो है उसको हमने नीचे के जो पर जेयर बढ़ रहा था उसको कम किया। अच्छा, जो महंगी के बिजली के मुआहदात थे जो हमारे गले में हैं, IMF के जो आज हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं ये ढोल और कशकोल जो हमारे गले में डाल के गए थे, इसको भी हम जो है ओन अभी किया है। तो किन वजूहात की बिना पे किया है? फिर आप खुद देखें कि पेट्रोलियम कोरोना के बाद पेट्रोलियम मसनूआत का बढ़ना और क्रूड ऑयल का मतलब ऊपर जाना, फिर इसके बाद जो पाम ऑयल है उसका बढ़ना, गैस
यानी कि LNG के रेट्स बढ़ना, तो ये भी बताएं, और फिर साथ ये भी बता दें कि कोरोना की वैक्सीन जो हमें मंगवा रहे हैं तो उसके लिए तो पैसे तो लगते हैं। देखिए, जब मुल्क जब चलाना हो तो कुछ चीजें आपको खरीदनी पड़ती हैं, ये भी साथ बता दें। हाँ, मुश्किल फैसले हैं जिसके लिए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की तरफ ना आए। मेरे मोहतरम भाई, मैं और दोनों फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, वहां पे हमें कोई ऐसा लाएअमल भी साथ साथ दे देना। अभी जब स्टेट बैंक के हवाले से जो है, मैं समझता हूं कि एक स्पेकुलेशंस क्रिएट की गई जी कि पता नहीं हमने कोई बेच दिया, ये कर दिया, पता नहीं क्या से क्या बना दिया क्या। कोई हमने और अली भाई ने दोनों ने मिल के स्टेट बैंक के ऊपर जो है वो मुत्तफिका जो है वो हमने ड्राफ्ट जो है अप्रूव्ड किया, उसमें जो अमेंडमेंट्स थी वो अप्रूव्ड हुई और फिर असेंबली में आए, वहां पे सियासत शुरू हो गई। तो देखिए, सियासत से खुदारा इन्होंने खुद कहा कि हमें बाहर आ जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो डूबी हुई मईशत थी, अगर हमारे दोस्त ममालिक और हम कुछ तलख फैसले ना करते, आज आपके जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी थी उसको डॉक्यूमेंटेड की तरफ ना लेके जाते, तो अगर आपके पास देखिए 22 लाख लोग तो नहीं आपके वो संभाल सकते ना जो टैक्स पेयर हैं। अगर काश के हम अपने अपने लोगों को ना नवाजते और इस मईशत को दुरुस्त सिमत के फैसले लेके जाते, अगर नेशनलाइज रातों रात जो है वो अपनी जितनी भी इंडस्ट्री थी ना होती और पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी अकाउंट ना फ्रीज हुए होते। ये दो मैं बड़ी मिसालें इसलिए दूंगा कि मईशत एक दिन में नहीं नीचे जाती, उसके लिए सालों जो है वो उसको गिराते गिराते इस हद तक गिरा देते हैं। झूठ के सवाल का जवाब लेते हैं अली परवेज मलिक साहब से। अली परवेज भाई, जब आपने फाइनेंस बिल के हवाले से, जब आप फाइनेंस कमेटी में दोनों अफराद मौजूद थे, वो बता रहे हैं कि स्टेट बैंक के हवाले से मसौदे में जो तब्दीलियां की, जो मामला हुए, मुतफिका तौर पर आपने साइन की और उसके बाद असम्बली में गया तो वहाँ सियासत शुरू हो गई। तो ये क्या मामला है? कमेटी में आप मुतफिक हैं और असम्बली में जाके सियासत? राना साहब, पहले मैं अपने भाई का गिला दूर कर दूं और मैं पूरा सच जो ये कहते हैं कि मैं नहीं बोल रहा था उसका भी जरा मैं जवाब दे दूं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पिछले 70-80 साल के अंदर वो इस्लाहात नहीं की जो हमारे मुल्क को दरकार है और जो इस मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ के ऊपर डाल सके। यहां तक मैं अपना कसूर बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। अब आ जाएं जो स्टेट बैंक ऑटोनॉमी का बिल और इन्होंने जो अपनी कारकर्दगी का मुआवजा हमारी कारकर्दगी के साथ करने की बात की, तो मैं पहले स्टेट बैंक ऑटोनॉमी के बिल के ऊपर आ जाऊं। इनसे पूछें, ये मेरे से 2 कुर्सियां छोड़ के उस कमेटी के अंदर बैठे हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बहस का आगाज किया, मैंने नहीं किया। इनसे पूछें, क्या मैंने वहां पे 6 से 7 सजेशंस दी कि नहीं दी? और उसके ऊपर इनके वजीर खजाना साहब बल्कि नाराज होकर एक वक्त पे मुझे रोकने की भी उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद मैंने उनको कहा कि भाई, अगर मैं कोई इररेलेवेंट बात कर रहा हूं तो आप मुझे उसके ऊपर चैलेंज कर लें, वरना आप मुझे बात करने से रोक नहीं सकते। और फिर इनकी पार्टी का चेयरमैन जो कमेटी में मौजूद था, उसने मुझे कहा आप अपनी बात को इख्तिताम करें। तो मैंने वहां पे पहले अपनी पार्टी के इतराजात वहां पे मैंने दिए, उसके बाद कैसर शेख साहब ने दिए, उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने दिए, और हम सब ने जब बात का इख्तिताम किया, हमने कहा कि आपने हमारी 2 बातें मान ली है, बाकी के ऊपर हम डाइसेंट नोट देंगे। और इस चीज की रिकॉर्डिंग कमेटी रूम के पास वहां पे उनके कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद है, आप जाके ये चीज चेक कर लें। और अगर ये हमारी जो सजेशंस थी उसको इस बिल के अंदर नहीं शामिल करते और असेंबली के अंदर लेके आ जाते हैं, तो हम उस बिल को क्यों माने? इतनी सी बात है। और इसके अंदर अगर मैंने जरा सी भी कोई गलत बात की हो तो मुझे आप जो चोर की सजा देंगे, राना साहब, मैं आपको जाती तौर पे जानता हूं, मैं उसको बिल्कुल कबूल करूंगा। और इसके अलावा अगर मेरे भाई ने कोई गलत बयानी आपके शो में की है तो मुझे बताएं, इसको कौन सी सजा का ये हकदार होगा, इसका भी फैसला कर दें। इनकी कारकर्दगी के ऊपर इन्होंने चंद बातें। जी, मैं जवाब ले लेते हैं अली भाई इनसे। जी, हम कर लें आप इसके स्टेट बैंक की बात। अच्छा, अजीम भाई, अली भाई मेरे मोहतरम हैं, क्या ये बिल मुत्तफिका पास नहीं हुआ असेंबली में? चेयरमैन गवाह है, मुत्तफिका हुआ, किसी ने अगेंस्ट वोट नहीं दिया। पहली बात ये है। अब नहीं भाई, डॉन अखबार के अंदर डाइसेंट नोट एहसन इकबाल का छपा हुआ है। चलो छोड़ो ना यार, गलत बात।
और बात छोड़ो ना, वो सियासत कर रहा था, सियासत में गलत बात नहीं करता। कतन गलत बयानी है। आप अगले दिन की डॉन की रिपोर्टिंग हमारे तक जो खबर पहुंची, हमारे तक खबर तो आपके वज़ीरा ने ये पहुंचाई। मैं मलिक साहब क्लियर कर दूं तो हमारे तक जो खबर पहुंची वो ये पहुंचाई गई कि कमेटी के अंदर इन्होंने आपके साथ इत्तफाक़े राय किया, लेकिन जब उसे पास करवाने लगे तब एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मैं इख्तिलाफी नोट भी देना चाहता हूं, लेकिन अली परवेज मलिक साहब कहते हैं दो के ऊपर आपने बात हो गया ना, उस पे इख्तिलाफी नोट देना तो बनता था। बिल्कुल 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 सही। और आप ये वहां पे मेरी बात वही है ना कि और उसके बाद तय करें, बिकॉज़ ये गलत बयानी नहायत ही नामुनासिब है। मलिक साहब मौके फाले ने बात समझे ना। देखिए बात मैंने वही की है ना, कोई अलग बात तो नहीं की। मैंने तो कहा इन्होंने मुत्तफिका हमसे अमेंडमेंट भी कराई और वहां पे बड़ी डिटेल में बात हुई कि कोई ऐसी शिक बता दे जो जिसको कोई बाहर की डोनर एजेंसी जो है पाकिस्तान के स्टेट अपना गवर्नर को या डिप्टी को या उसके किसी मेंबर बोर्ड ऑफ मेंबर को मैं बता देता हूं करना हो, नहीं बल्कि अच्छा बात उस पर पता क्या हुआ, इवन पीपल्स पार्टी ने इख्तिलाफ किया कि ड्यूल नेशनैलिटी का जो आप ला रहे हैं ना ये नहीं होनी चाहिए। हमने इसको नहीं कहा, मैंने खुद कहा, बैठे थे अली तो मैंने कहा नहीं इसको डालना चाहिए। ये बात फिर उसके लिए जी की 2 साल की जो पाबंदी है, ठीक है 2 साल की जो पाबंदी है वो होनी चाहिए, हमने कहा इसको भी माना। और बिफोर नेशनल असेंबली जो है वो स्टेट बैंक का गवर्नर पेश होगा, उसको हमने डलवाया, मैंने इनके साथ बैठ के डलवाया, कहो नहीं डलवाया, बात तो खत्म होगी। अब वहां पे जाके ये कह रहे बयान देना, अच्छा ये अच्छा तीसरी जो मैं बात कर, असल मेरा कहने का मकसद है कि बाहर जाके ये कह देना कि जी स्टेट बैंक हमने IMF के हवाले कर दिया है। देखो उसके ऊपर गवर्नर स्टेट बैंक ने भी कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं, अल्लाह ताला ने मुझे अगर किसी अच्छे इदारे के अंदर मुझे मौका दिया, मैं काम करता रहा, या अच्छे तालीमी इदारों के अंदर मैंने अपनी एजुकेशनल स्किल्स को बढ़ाया, तो इसमें कौन सी बुराई है। बहुत सारे लोग जो है खान साहब इस पे भी आगे चलते हैं, ये बहस राणा साहब होती रहे, खत्म कर देते हो। राणा साहब एक बात मुझे बताएं, अभी मेरे भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने उससे इख्तिलाफ किया, तो मुझे बताएं इत्तफाक़े राय से किस तरह पास होगी। दूसरी बात ये, अगर हमने कहा कि हम डिसेंट नोट देंगे तो अगर हम उसके ऊपर मामला तय कर गए तो डिसेंट नोट किस चीज का देना था, तो ये कतन गलत बयानी है। आप रिकॉर्डिंग चेक करें और उसके बाद इस मामले का तय करें। अगर आपने वो नहीं करना तो अगले दिन का आप डॉन की अखबार की खबर पढ़ें जिसके अंदर एहसन इकबाल। चले अली भाई ये बता दें जरा, अली भाई जाते जाते ये बता ये बता दें, चलिए ये बिल पे तो होती रहेगी, फिर दोबारा आप दोनों भाइयों को जहमत देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? बल्दियाती इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं? देखें, जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला है वो बड़ा क्लियरली राना साहब आप जानते हैं यहां पे उनको किस सूरत हाल के अंदर यहां से मुल्क से जाना पड़ा, और उसमें हुकूमत ने उनकी सेहत के साथ किस किस्म का खिलवाड़ किया कि उनकी चंद हजारों में जब प्लेटलेट्स रह गए तो वो अस्पताल आए। उसके बाद जब इनके अपने हाथ पैर फूले तो इनकी रजामंदी के साथ वो बाहर इलाज के लिए गए, और यही चीज वहां पे अदालत के अंदर हमारे एफिडेविट की शक्ल में मौजूद है। जब उनके मुआलजीन वहां पे ये तय करेंगे इजाजत देंगे तो वो आ जाएंगे। ठीक है मलिक साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, पाकिस्तान वापस जा सकते हैं तो बिल्कुल वापस आ जाएंगे। आपने कहा कि नहीं आ रहे, वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, वजीर इत्तलात कहते हैं, दीगर वज़रा कहते हैं हम वापस लेके आएंगे, तो आप फिर किस बिहाफ पे कहते हैं कि नहीं आ रहे? मैंने बिल्कुल अपने बयान पे कायम हूं कि वो नहीं आ रहे बल्कि उन्हें लाया जाएगा और सीधा जेल पहुंचाया जाएगा। मेरा कहने का ये मकसद है वो पाकिस्तान की आला अदलिया से सजायाफ्ता हैं, और मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर जो है ना रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और किसी को देखे फिर तो जो पूरे पाकिस्तान में जितने भी जो मैं सब सजायाफ्ता लोग हैं उनको भी फिर पैरोल पे छोड़ दें, और फिर मुल्क के अंदर जो है मुल्क को एक रिपब्लिक बनाना रिपब्लिक बना दें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर वोट को जो कहते हैं ना इज्जत दें, तो वोट को ऐसे इज्जत नहीं होती कि मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू, बल्कि अगर आप शिकंजे में आते हैं, आपने करप्शन की है तो यकीनन फिर उसको भुगते हैं, क्योंकि करप्शन की है तो करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, उसी तरीके से प्रोसिक्यूशन भी होनी चाहिए। इस्लाहात के जो दावे किए जाते हैं वो इस्लाहात नवाज शरीफ साहब का केस
फिट फॉर रीट्रायल है। आपको मरहूम अरशद मलिक साहब ने ये बताया, आपको राना शरीफ चले देखते हैं कि आने वाले दिनों में फिर होता क्या है, करप्शन के जो इल्जाम है उसमें से निकलता क्या है। 3.5 साल में अब तक ना निकल सका, अब आगे क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब और अमजद अली खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे बात एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कुछ दिनों से खामोश दिखाई देते हैं। खामोशी के पीछे राज क्या है? क्या वो मुलाकात है जो शहबाज शरीफ साहब से हुई है और अभी खामोशी में ही सारे काम करने हैं, किसी की नज़र से बच के ये काम करने हैं, या फिर खुलम खुला अगर कोई बात करनी है, किसी तहरीक का आगाज़ करना है, किसी से मुशावरत करनी है या फिर राबते करने हैं, तो उसके लिए मंजर आम पे आना ज़रूरी है। तो मंजर आम पे आएंगे कब? इसके लिए क्या तदबीर सोच रखी है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएम में क्या मामला चल रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद की बातें अब बहुत से लीगी रहनुमा भी कर रहे हैं, पीडीएम के दीगर सरबराहान भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेकिन मौलाना इस पे खामोश है। देखिए, आपको बताऊं, मौलाना की खामोशी जो है ना, ये बड़ी खौफनाक है तूफान का पेश ख़ैमह अपोजिशन के लिए। अच्छा, अपोजिशन रहनुमाओं के लिए, हुकूमत के लिए नहीं, अपोजिशन रहनुमाओं के लिए। हुकूमत के लिए तो मौलाना जब बोलते हैं वो खौफनाक होगा। मौलाना का खामोश रहना, मौलाना का ज़रा बहुत से मामलात में मुख्तात रवैया रखना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ज़रा मामलात को तरीके से देखना। वो मौलाना साहब का मार्च है 23 मार्च को, क्या सर? और मौलाना साहब ने दूसरे मरहले का इलेक्शन भी लड़ना है, जिसका अनाउंसमेंट हो गई आज KPK के। जी, ठीक है। वो फरवरी में निशानात मिलेंगे 28 फरवरी को। उसके बाद लाजमी बात है, निशानात मिलने के बाद 10-15 दिन तो लगते हैं ना इलेक्शन में, या 20 दिन लगते हैं। अगर वो इलेक्शन ही 22 मार्च को हुए या 21 मार्च को हुए तो फिर तो धरना गया। दूसरा पीपल्स पार्टी, वो क्या करेगी? वो मार्च करने जा रही है, वो क्या करेगी? अपोजिशन तो दोनों सर जोड़ के बैठ गए कि हमारे साथ क्या हो गया। पंजाब में इलेक्शन का ऐलान लैदा हो गया कि मई में इलेक्शन है। 15 मई हुकूमत ने डेट दे दी, पंजाब हुकूमत ने। अगर इलेक्शन कमीशन 15 मई से पहले कह देते हैं तो उनको करवाना पड़ेगा, 15 मई के बाद कहते हैं तो करवाना पड़ेगा। मौलाना साहब जो है वो चाहते हैं कि मैं अपना तमाम फोकस जो है वो KPK के इलेक्शन पे रखूं, और साथ अगर मैंने तहरीक चलानी है तो आपको पता ना, मौलाना साहब को अंदर से ही कुछ लोग पड़ गए हैं कि ये 23 मार्च को कैंसिल करें। वो तो लीगी रहनुमाओं ने, ठीक है, लीग के रहनुमा ने भी कह दिया और अंदर से भी कह दिया कुछ लोगों ने, और ख़ुद मौलाना साहब की जमात के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि क्या ये जो मार्च है, हम मार्च करने चले गए, मार्च में वहाँ बैठ के कितने दिन बैठेंगे? सही। और अगर बैठेंगे तो उसका बेनिफिट ये तो नहीं होगा कोई और ले जाएगा, और जब वहाँ से उठेंगे तो फिर किसी ऐसी कमिटमेंट पर तो नहीं उठेंगे कि जो आज तक पूरी नहीं हो सकती। मौलाना साहब को ये अपनी पार्टी के अंदर जवाब देना पड़ रहा है। तो उसी तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शोर मचा, जो मौलाना साहब तक पहुंचा कि जनाब ये मार्च शुरू हो रहा है, ये मार्च शुरू हो जाएगा, उससे पहले इलेक्शन भी हैं, उससे पहले सारे मामलात भी हैं, तो ये बता दें कि इस मार्च में मुस्लिम लीग नून सारी चली गई तो पीछे क्या होगा, और उसके बाद इस मार्च का फ़ायदा किसको होगा? अब फटा पड़ गया फ़ायदे पे। नून लीग कहती है जी हमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तीसरा इनको एक मुसीबत और पड़ गई है यासर, जो जिस पे मौलाना साहब बड़े परेशान हैं। मौलाना साहब को ये इतला मिली है कि ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मार्च करने जा रहे हैं, उन इतला ये मिली है कि ये मार्च जो है बाकायदा प्लानिंग के तहत करवाया जा रहा है। ये मैं लफ्ज़ आपको बता रहा हूँ। और इस मार्च में अगर बिलावल भुट्टो ज़्यादा तादाद में निकलते हैं बाहर और पहुँचते हैं, और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो महंगाई या दूसरे मामला लेकर चलते हैं, और उनके वहाँ पहुँचने से कुछ मामला हल हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्रेडिट क्या होगा? उनको ये है कि मौलाना फजलुर रहमान से पहले ये क्रेडिट जो है उनको ये प्लानिंग लगती किसकी है जी? उनको ये प्लानिंग लगती किसकी? वो कहते हैं प्लानिंग उनकी है जिनका वो नाम ले नहीं सकते, वो तो डालते उन पे डालते हैं जिनका वो नाम ले नहीं सकते। अच्छा। तो मुस्लिम लीग नून भी उन्हें कह रही है जनाब यहाँ तो पीपल्स पार्टी को ये करने दें, और जब पीपल्स पार्टी कर ले तो उसके बाद हम देखें हमें क्या करना है, और इसको इसी तरह चलने दें। लेकिन मौलाना साहब मज़ीद वो कहते हैं एक तो मैंने 23 मार्च से आगे पीछे नहीं होना। अब अगर मौलाना साहब 23 मार्च से आगे पीछे नहीं होते
और कोई ऐसा मसला हो जाता है कि मौलाना साहब को 23 मार्च से आगे पीछे होना पड़ता है, तो फिर ये आगे पीछे बहुत लंबा हो जाएगा। यस सर, मैं आपको ये भी बता दूं। नहीं, अब केपी इलेक्शन का अगर दूसरा मरहला शुरू हो जाता है फिर तवज्जो उस पर होगी या लॉन्ग मार्च पे होगी? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी एक कमाल की है, कमाल का खेली है। एक तरफ उन्होंने केपी के देखें, कल तक तो उन्होंने कहा मई में इलेक्शन है, कोई मसला ही नहीं है, पंजाब में मई में इलेक्शन है, और उसके बाद ये ऐलान कर दिया इन्होंने केपी के इलेक्शन में मार्च में ही केपी के इलेक्शन होंगे, 28 फरवरी को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। तो अब मुझे बताएं कि केपी के जिन जगहों पे इलेक्शन है वहाँ पे मौलाना साहब भी भरपूर हिस्सा लेंगे, मुस्लिम लीग नून भी लेगी, और सबसे ज़्यादा क्राउड तो उन्होंने करना था केपी के से, केपी के से निकालना था ना। ऐसा ही है। अब केपी के से क्राउड निकालेंगे कि इलेक्शन लड़ेंगे, यही तो अगर इलेक्शन सवाल है। तो ये फंस गया ना बेचारा। मौलाना साहब परेशान है। मौलाना साहब कहते को कुछ राय का तो ये कहना है कि मौलाना साहब को ये यकीन दहानी है कि मजीद मुझे कुछ मिलेगा केपी के में, और उसकी शर्त यही है कि मौलाना साहब फिर बस खामोशी से काम करते रहें। अब हम अगर ये मार्च निकालते हैं, मार्च लेके जाते हैं, तो फिर खामोशी तो नहीं रहेगी। मार्च में कुछ भी हो सकता है, किसी तरफ से भी कुछ हो सकता है, और जब कुछ हो जाता है तो फिर पहला हिस्सा जो मिला उसके बाद दूसरा हिस्सा नहीं ना मिलता। यार सर, मैं बस अब दबे अल्फाज में आपको ये बता दूं। तो अब मामला हिस्से का है, और आपको चलें एक और खबर दे देते हैं बड़ी। अगले चंद दिनों में सिंध के अंदर भी डेट अनाउंस हो रही है बल्दियाती इलेक्शन की। अच्छा, जब सिंध में भी तारीख अनाउंस हो जाती है, पंजाब में हो गई, केपी के में आ गए दूसरे मरहले का, तो फिर सियासत तो सारी चलेगी बल्दियाती इलेक्शन में। और जब सियासत बल्दियाती इलेक्शन में चले गई तो फिर किधर गया इनका आपको आने वाले दिनों में मार्चेस नजर नहीं आ रहे? मुझे मार्च नजर नहीं आ रहे, मुझे इलेक्शन कैंपेन नजर आ रही है। चले इससे फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो अभी ऑपोजिशन ने एक मुद्दा उठाया सेनेट के अंदर, और अब वजीर खारजा भी उस हवाले से राबिते तेज कर चुके हैं। जनूबी पंजाब का मामला हम इस पर पहले भी बहस कर चुके हैं, लेकिन आज लीगी रहनुमाओं ने यह कह दिया है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो खत अरसाल की ये एक फ्रॉड है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती नहीं है कि जनूबी पंजाब का सूबा बने। अब इस मौक़िफ़ को अपोजिशन किस हद तक कैश कर सकती है? नहीं जी नहीं, इस मौक़िफ़ का अपोजिशन कैश नहीं कर सकती। अपोजिशन फंस गई। अब मैं आपको बताऊं, अपोजिशन फंस गई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तकरीर करते हैं, वो कहते हैं जनाब हम तो जनूबी पंजाब सूबे के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार। याद है 2 दिन पहले तकरीर है। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं हमारे पास अक्सरियत नहीं है, ये काम अक्सरियत से होता है। अब सियासी जमात देखे, तहरीक इंसाफ ने तो यह गेम चली, 3 साल बाद उन्हें याद आ गया अब जनूबी पंजाब की तरफ चलते हैं। अब उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को फंसाने के लिए और यह साबित करने के लिए कि ये जनूबी पंजाब का सूबा नहीं चाहते, जनूबी पंजाब एक पूरा हिस्सा है और ये नहीं चाहते सूबा, ये जनूबी पंजाब के लोगों के हक नहीं चाहते। अब इन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने लेटर लिख दिया कि आओ मिलकर इस पे बैठते हैं। अब अगर वो बैठते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा? पीटीआई को। पीटीआई को। अगर वो नहीं बैठते तो फिर भी क्रेडिट और फायदा किसको जाएगा? पीटीआई को। नुकसान तो अपोजिशन का होगा, अपोजिशन को तो कोई फायदा इसमें नहीं हुआ, अपोजिशन को इसका नुकसान होगा। और जब अपोजिशन को इसका नुकसान हो रहा है तो ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया कि जनाब इसको भेजा जाए। अब मुस्लिम लीग नून भी सर पकड़ के बैठ गई है, पीपल्स पार्टी भी बैठ गया। वो अगर इसे जालसाजी कहते हैं तो वो कहेंगे जनाब एक दफ़ा आए तो सही, आगे इस पर साइन करें, आए आगे इसके मुतफिका करारदाद मंजूर करें, आए पंजाब असम्बली में भी ये करते हैं, कौमी असम्बली में भी ये करते हैं और उसके बाद सूबा बनाने चलते हैं। अब पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी, नून लीग कभी नहीं चाहेगी कि अगर ये सूबा बने तो इनके दौरे हुकूमत में बने। अगर इनके दौरे हुकूमत में सूबा बनता है तो आइंदा जनूबी पंजाब का वजीर आला जो होगा ना, ज़हन में रखिएगा, जो सूबा बनाता है उसी का होता है, क्रेडिट 80% उसी को जाता है। जनूबी पंजाब का सूबा बनने से लोगों को वहां की महंगाई भूल जाएगी, लोगों को वहां के दीगर मामला भूल जाएंगे। अब ये क्रेडिट पीपल्स देखें, जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग नून से ज्यादा पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है ना, और उसके अलावा तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड है। मुस्लिम लीग नून का भी उधर कोई शक नहीं है कि वोट बैंक है और अच्छा खासा वोट बैंक है। अब इन सारे हालात में मुस्लिम लीग नून तो परेशान है, पीपल्स पार्टी परेशान है कि हम किस तरफ जाएं। अगर माने तो फिर भी मरते हैं, ना माने तो फिर भी मरते हैं। अब उन्होंने कह तो दिया है, अब दूसरा लेटर फिर जाएगा। ये मैं आपको ये भी बता देता हूं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी दूसरा लेटर फिर भेजेंगे और इसी तरह का एक लेटर पंजाब असम्बली से, पंजाब से भी पंजाब के जो जुम्मेदारान हैं ये पीपल्स पार्टी को भी भेजेंगे और नून लीग को भी भेजेंगे। आए जी इस पे बैठते हैं, आए इस पे मुतफिका फैसला करते हैं। अब वो ऐसा चलेंगे कि कल को वो कह सके जनाब अगर जनूबी पंजाब सूबा बनने में कोई रुकावट थी तो वो रुकावट कोई और नहीं थी, वो रुकावट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जो है
उनको बड़े तरीके से हुकूमत ने इस पूरे अपने शिकंजे में कह सकते हैं। आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो पत्ता फेंका है, ये जनूबी पंजाब का जो एक ग्रुप है उसकी सिंपैथी हासिल करने के लिए फेंका था? उसने फेंका इसलिए था, और पत्ता इन्होंने फेंका, लेकिन पत्ते का अच्छा नंबर लग गया तहरीक इंसाफ के हाथ में। उन्होंने कहा अच्छा आपने पत्ता फेंक दिया है, आप बातें करते हैं, आए मिलके यहाँ पे काम कर लेते हैं। उन्होंने लेटर लिख दिया, आए जनूबी पंजाब के हवाले से इकट्ठे हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो ये तो फिर इस तरह लगता है दुखी से ईका मारने की कोशिश की। बिल्कुल इसी तरह है जी, बिल्कुल इसी तरह है। तो ये हो गया। अब पीपल्स पार्टी अगर जवाब नहीं देती, उस पर नहीं आती, मुस्लिम लीग नून भी नहीं आती, ज़ाहिर तो आज के दिन तक तो ऐसा ही है। अगर नहीं आते तो तहरीक इंसाफ के पास क्या बात होगी जनूबी पंजाब के लिए कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग जनूबी पंजाब का सूबा नहीं चाहते। अगर वो आते हैं तो क्रेडिट सारा उसको जाएगा जिसकी मौजूदा हुकूमत में ये सूबा बनेगा। बड़ा सिंपल सा है, बेहतरीन खेल खेला है। देखिए मैं पहले ही कहता होता हूँ, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है ना, ये 3 साल तक अपोजिशन को खिलाते रहे हैं। अपोजिशन इनको नहीं खिला सकी, ये अपोजिशन को खिलाते रहे हैं और बेहतरीन तरीके से खिला गए। अब भी ये जो पता चला है, जो सब कुछ चला है, अब वो कह रहे हैं ये झूठ है जी, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। बिल्कुल ये फ्रॉड होगा, उनके मुताबिक बिल्कुल होगा, लेकिन जाए तो सही ना, बैठे तो सही। अगर बैठते हैं तो फिर क्रेडिट तहरीक इंसाफ को होगा, नहीं बैठते तो फिर भी क्रेडिट तहरीक इंसाफ को होगा, बदनामी इनके हिस्से में आएगी। सर चले फिर आखिरी सवाल इसी के मुतालिक बचता ये है कि आपको लगता है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा? देखें, अगर ये सारी सियासी जमातें फैसला कर लें तो ये फिर सूबा बन जाएगा। राना साहब फैसला कर लें तो फिर तो निज़ाम इंसाफ में भी इस्लाहात हो सकती हैं, फिर तो हमारा तमाम जो निज़ाम है वो भी तब्दील हो सकता है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, बाकी जो निज़ाम आप जिनकी बात कर रहे हैं शायद उसकी तब्दीली इन्हें अच्छी ना लगे, लेकिन सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब जो है उसमें इन सब जमातों का इंटरेस्ट है, और जिसमें इनका इंटरेस्ट होता है ना उसके लिए ये ज़रूर काम करते हैं, चाहे वो तनख्वाहें बढ़ाने का इंटरेस्ट हो अरकान असम्बली की, चाहे कोई दीगर मामला हो। अब मामला देखने वाला ये होगा कि ये तहरीक इंसाफ को क्रेडिट देना चाहते हैं या नहीं, वो नहीं देना चाहते। इंसाफ को देखते हैं कि क्रेडिट मिलता है या नहीं, ये ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।